हेलो एवरीवन। हेलो। आज हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर के कंपाउंड के बारे में और उसका डेंसिटी भी पढ़ा था। डेंसिटी पे कब क्या होता है उस ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज वाटर का आगे का करना है हम लोगों को कि पोलर नेचर ऑफ वाटर की बात करें। वाटर का पोलर नेचर। अभी क्या है वाटर का पोलर नेचर? पोलर नेचर ऑफ वाटर। तो पहले आप लोग जानते हो H2O, ठीक है। H2O O के पास है लोन पेयर, ठीक। H2OS कुछ इस तरह का दो लोन पेयर होता है। मैंने दो लिखा, आप ड्रॉ भी कर सकते हो ना। O के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, आपका ये बन के जाएगा H2O और दो लोन पेयर बचेगा। मैंने दोनों लोन पेयर को आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो आप जानते हो लोन पेयर है। डाइपोल मूवमेंट अगर मैं बताऊं तो इस साइड से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस साइड की तरफ, और यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्लस, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल माइनस, ठीक है। उसी तरह से इधर भी पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, ठीक है। तो ये है वाटर। तो ये देख ही रहे हो। और इसका म्यू जो डाइपोल मोमेंट होता है 1.8 होता है, 1.84 होता है, 1.84 डी फॉर डिवाइड, ठीक है ना। तो ये किस तरह का सॉल्वेंट है? पोलर, बाइपोलर, बिकॉज इस पे पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव भी हो चुका है, तो पोलर सॉल्वेंट हो गया। कैसा सॉल्वेंट है वाटर? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। दो पोल जनरेट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। अब देखो, अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में कि लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक जैसे चीज को डिसॉल्व करता है। यानी पोलर सॉल्वेंट किसको डिसॉल्व करेगा? पोलर को। नॉन पोलर किसको डिसॉल्व करेगा? नॉन पोलर को। तो वाटर कैन, इसीलिए वाटर क्या डिसॉल्व करेगा? कैन डिसॉल्व। क्या डिसॉल्व करेगा ये भी ध्यान रखना है। वाटर कैन डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आप जानते हो ना, जैसे NaCl वगैरह, ठीक है ना। यानी उसमें पोलर होता है, आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेगा, एंड पोलर कंपाउंड को। एंड पोलर कंपाउंड, पोलर यानी अभी हम लोग देखे हैं जैसे वाटर खुद जिस तरह का कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड इजीली डिसॉल्व कर देगा, ठीक है ना। तो वाटर कैन डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड एज वेल एज पोलर कंपाउंड इजीली, ठीक है ना। और एक चीज आप जानते हो वाटर का, ये चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वाटर हैज, ठीक है ना, वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर के पास क्या होता है? हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इस चीज के बारे में बताऊं। मैंने आपको केमिकल बॉन्ड में बताया था, जैसे लेट अस सपोज दैट A और B आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, A और B एक बॉन्ड है, जैसे NaCl ही ले लीजिए। NaCl आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बन रही है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर, अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इसको तोड़ने इजीली वो ब्रेक कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने के कारण इसको इजीली ब्रेक कर देगा और Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और दैट्स व्हाई ये डिसॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? वाटर के पास हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। दैट इज व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आप लोग जानते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ वाटर के चीजों को बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है चीजों को। तो ये हम लोगों ने वाटर का कहानी जान लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड। किस तरह का कंपाउंड? हाइड्रेटेड कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या है? तो देखिए दो चीजें हैं, जैसे लेट अस सपोज है कॉपर सल्फेट, और एक मैंने लिखा CuSO4.5H2। दो चीज मैंने लिखा, एक मैंने लिखा कॉपर सल्फेट और एक मैंने लिखा कॉपर सल्फेट .5H2।
कॉपर सल्फेट को हम नाम देंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या नाम देंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट। और 5H2O जब लगा हुआ है तो इसको हम लोग नाम देंगे, वाटर का क्रिस्टल है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, एक मैंने एनहाइड्रस सॉल्ट बताया और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला। और ये जो 5H2O है यही आपका क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ये आपको ध्यान रखना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन कंपाउंड। ये किस तरह से ये हाइड्रेशन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है वो 3 तरह के होते हैं। वन इज कोऑर्डिनेशन वाटर, ठीक है ना। दूसरा है, या तो कोऑर्डिनेशन वाटर ना देके कोऑर्डिनेटेड वाटर लिख लीजिए, कोऑर्डिनेटेड वाटर। दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। थर्ड वन इज इंटरस्टेशियल वाटर। फर्स्ट वन कोऑर्डिनेटेड वाटर, सेकेंड वन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, थर्ड वन इज इंटरस्टेशियल वाटर। तो सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेटेड वाटर की बात करूं तो कोऑर्डिनेटेड वाटर क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसके बाद। क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड वाटर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। जैसे मैं लेट अस सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम है, ठीक है, वाटर के साथ H2O, ठीक है ना, क्रोमियम H2O 6 ठीक है, और इसी तरह से NiH2O 6 तो ये सब देखिए, ये सब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हम लोग क्लास 12 में देखेंगे, क्लास 12 के चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम लोग इस चीज को डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी मैं इसको बता देता हूँ ये कोऑर्डिनेटेड वाटर कैसे है। ये क्रोमियम वाटर के साथ ये सारे के सारे क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। देखिए, वाटर के साथ मैं क्रोमियम को जोड़ रहा हूँ, OH2 यानी H2O, OH2 1 2 3 4 OH2 OH2। तो ये आपका कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड के साथ जुड़ा हुआ है। साथ में यहाँ पे मैंने लिख दिया 2+। तो ये आपका किस तरह का वाटर है? कोऑर्डिनेटेड वाटर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो देखते हैं, फर्स्ट वन हमने कोऑर्डिनेटेड वाटर देख लिया, सेकेंड में हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है। तो इसमें क्या किस तरह का बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो वो भी हम लोग चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाउ कैन वी डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर? दैट इज अ सिंपल मैनर में। एक हम लोग क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ब्लू विट्रॉल। अगर याद होगा, ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा था। क्या होता है ब्लू विट्रॉल? CuSO4.5H2। सिंपल है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। इसी तरह से ग्रीन विट्रॉल भी होता है। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.6H2। ठीक है ना, ये आपका ग्रीन विट्रॉल होता है। सेम व्हाइट विट्रॉल भी होता है। व्हाइट विट्रॉल वो क्या होता है? ZnSO4.7H2। तो देखिए, एक कॉपर सल्फेट, 5H2O, 6H2O, 7H2O, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल और व्हाइट विट्रॉल। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कैसे लिंक होता है। जैसे कॉपर सल्फेट है तो Cu, ठीक है ना, अब देख लीजिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो है वाटर OH2 जो हमारा है वो आपका 4 बॉन्ड कोऑर्डिनेट के साथ जुड़ा हुआ है, 5 टोटल है ना, और एक बॉन्ड जो है जैसे SO4 बाहर और साथ में यहाँ पे एक OH2O बाहर की तरफ है,
और ये जो वाटर है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इसीलिए इसको हम लोग किस फ्रेम में रखते हैं, किस फ्रेम में रखते हैं इसको, ब्लू विट्रॉल, यानी इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर में रखते हैं। और यही आपका क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद देखो एक और चीज देखिए, मैंने बताया CuSO4.5H2O में वाटर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और एक वाटर बाहर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कॉपर सल्फेट .5H2O को हीट करता हूं, लेट अस सपोज दैट मैं हीट करता हूं, ट्रेवल मैंने दिया, तो क्या होता है, सबसे पहले CuSO4.4H2O बनाता है, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड हट जाता है, टूट जाता है, और फिर से मैं फर्दर इसको हीट करता हूं। फर्दर हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, आपके पास CuSO4 सॉलिड मिल जाता है हमको, यानी एक बार में नहीं घटा, पहले इस तरह से चीजें घटती है। तो यही सेम चीज FeSO4 में भी हो जाएगा। FeSO4 में क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड के साथ वाटर के साथ ये जुड़ा होगा, वो OH2 के साथ, OH2 के साथ ग्रीन विड्रॉल वाला कहानी है, सिंपल सा कहानी है कुछ। OH2 5 के साथ 1 2 3 4 5, और बाद वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, SO4.H2O, ये आपका कहानी है। तो अभी ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की बात करिए। इसी तरह से इंटरस्टेशियल वाटर, ठीक है। तो इंटरस्टेशियल वाटर क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इंटरस्टेशियल वाटर क्या है। थर्ड वन इज interstitial water. How can we define interstitial water? तो देखिए आपको पता भी होगा इंटरस्टेशियल वाटर एक आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, BaCl2 डॉट, ठीक है, 2H2O। इसको पूरी तरीके से ये लिखा हुआ है कि ये जो है H2O मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइट इन Cl2 लाइक दिस। देखिए क्या कहने का मतलब है, H2O मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज, कहां पे ऑक्यूपाइज है, कहां पे ऑक्यूपाइज करता है, इंटरस्टेशियल साइट्स, इंटरस्टेशियल साइट्स, ठीक है ना, इंटरस्टेशियल साइट्स इन BaCl2 लैटिस, इन BaCl2 लैटिस, BaCl2 लैटिस पे आपको मैंने इंटरस्टेशियल पोजीशन भी बताया था। जैसे मान लीजिए यहाँ एटम है और एक पोजीशन यहाँ जो पोजीशन है इसी को हम लोग इंटरस्टेशियल पोजीशन कहते हैं। तो एक वाटर इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल पोजीशन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की कहानी हम लोग देखेंगे। क्या होता है हार्ड वाटर, क्या होता है सॉफ्ट वाटर, क्या होता है स्कम और ये फोम, ये सब चीजों को अभी हम लोग देखते हैं। सिंपल लॉजिक है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर। तो शुरू करते हैं हम लोग हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की कहानी लेकर आते हैं और इसको देखते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर एंड हमारा सॉफ्ट वाटर, ये क्या है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए वाटर अभी मैंने बताया, वाटर इज टू टाइप, वन इज सॉफ्ट एंड अदर वन इज हार्ड। पहले मैं लिख देता हूँ हार्ड और दूसरा क्या है सॉफ्ट, ठीक है ना। वाटर दो तरह के हैं, एक हार्ड वाटर है, दूसरा हमारा सॉफ्ट वाटर है। वाटर विच डज नॉट, देखिए हार्ड वाटर क्या होता है, 10th में पढ़े होंगे, वाटर विच डज नॉट, क्या डज नॉट जनरेट फोम, डज नॉट जनरेट फोम, कोई फोम जनरेट नहीं करता है विथ सोप, सोप के साथ, सोप के साथ कोई फोम जनरेट नहीं करता है, कोई झाग नहीं उत्पन्न करता है, दैट इज हार्ड वाटर। एंड सॉफ्ट वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट वाटर, तो सॉफ्ट वाटर इज नथिंग बट, दिस इज सिंपल, मैं बोल सकता हूँ वाटर विच, ऐसा वाटर जो कि क्या होता है, इजिली जनरेट फोम, ठीक है ना, इजिली जनरेट फोम, इजिली जनरेट फोम, ठीक है ना। तो जो इजिली जनरेट कर जाए फोम किसके साथ,
विद सोप, जो सोप के साथ इजीली फोम जनरेट करे उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और आपको हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, जो सोप के साथ फोम जनरेट ना करे इजीली, उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। अब देखो हार्डनेस कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो हम लोग हार्डनेस को मेजर करना सीखते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है, कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर हार्ड, हाउ कैन वी कैलकुलेट और हाउ टू नो कि हमारा जो वाटर है वो हमारा हार्ड वाटर है। तो इसके लिए रीजन एक सिंपल सा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखिए वाटर जो है, हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है, सॉल्युबल सॉल्ट से। देखिए हार्डनेस की बात मैं करूं, हार्डनेस की ये दो तरह की होते हैं हार्डनेस, वन इज टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, सेकेंड वन इज परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट, देखिए ध्यान से देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ व्हाट, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना। और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड, सॉल्युबल क्लोराइड किसके, एंड क्लोराइड के साथ साथ सल्फेट के, और वो भी किसका, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ध्यान रखिएगा टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, वही सेम चीज है। और परमानेंट हार्डनेस में भी क्लोराइड एंड सल्फेट, इसमें हमारा बाइकार्बोनेट वाला और इसमें है आपका क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होता है। तो रीजन ऑफ हार्डनेस क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक में, फिर आगे बढ़ेंगे। रीजन ऑफ हार्डनेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रीजन ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस का रीजन क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, सोप को पढ़ा होगा। सोप जो होता है, सोप में दो पार्ट होते हैं, एक आपका देखो जैसे सोप कोई है RCOO -Na+, ठीक है ना, ये आपका एक सोप है, ठीक है ना। तो जो सोप है, सोप के जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है COO-, ठीक है ना। ये आपका दो पार्ट, Na+ को मैंने हटा दिया यहाँ पे, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये आपका हेड वाला पार्ट है। तो ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट, ठीक है ना, पोलर ग्रुप है इसमें जुड़ा हुआ। और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कैसा है, नॉन पोलर ग्रुप है ये, दिस वन इज अ नॉन पोलर ग्रुप, नॉन पोलर ग्रुप है, वन इज पोलर ग्रुप एंड सेकंड वन इज अ नॉन पोलर ग्रुप, ठीक है ना। अब आगे की तरफ मैं बात करूंगा, तो इस चीज में क्या होता है कि दो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो, देखो जो पोलर ग्रुप है वो क्या होगा, वो आपको हाइड्रोफिलिक कर सकते हो, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक इंड क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक इंड क्या कहलाता है, फोबिया आपने सुना भी होगा। फोबिया कहने का मतलब क्या है, फोबिया मतलब वो वाटर से रिपेल करता है, वाटर से दूर भागता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग वाला पार्ट होता है, और ये वाटर से दूर भागने वाला पार्ट होता है, दो तरह से, यानी अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये वाटर से दूर भागता है, वाटर को रिपेल करता है। ये चीज हम लोग आगे की बातें हम लोग जानेंगे, इस चीज को हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इसके बाद वाला चीजों को देखेंगे कि कैसे स्कम का फॉर्मेशन होता है, मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग जनरेशन ऑफ फॉर्म, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इनको जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।